रन परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी। हमने देखे थे 2 प्रश्न, अब हम देखेंगे आगे। हमने देखे थे कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। दोनों चित्रों में क्या अंतर है? एक चित्र था गांव का और दूसरा चित्र था नगर का, यानी कि शहर का। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। आज भी हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इस घटना से, कोरोना की महामारी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगर से गांव की ओर लौट रहे थे और गांव में ही उससे सेफ्टी यानी कि सही सलामती, शांति का अनुभव होता है। ज़्यादातर लोग गांव की ओर बढ़ गए और लोगों में एक ऐसी प्रेरणा भी मिली कि हम कैसे भी शहर में रहे, कितने भी बड़े शहर में हो, लेकिन गांव से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज गांव की ओर बढ़े और गांव में कच्चे मकान यानी कि मकान बनाने के तक भी सोचने लगे कि कुछ भी ऐसी भविष्य में कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें वहाँ जाके हम रुक सकते हैं, शांति ले सकते हैं। इसीलिए इस महामारी में लोगों ने प्रेरणा मिली कि हम जो भी कुछ करें पर गांव में एक छोटा सा मकान अवश्य खरीदेंगे। और दूसरा चित्र था नगर का। नगर के चित्र में आप देख सकते हैं कि चौड़ी सड़कें हैं, पक्का मकान है, सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है और इसके सड़क पर अस्पताल, कोर्ट और उसका चित्र है। ये सब हमने देखे थे कि ये दोनों चित्रों में ये अंतर है। और दूसरा प्रश्न देखे थे कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। ये दोनों चित्र, एक गांव का है और दूसरा शहर का है। फिर इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है तो कि गांव में जीवन में सादगी से सरलता है, किसी तरह की बनावटपन नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, जो भी काम हो, खेत का हो या कुछ भी हो, वो अपने घर में रहकर ही शांति से काम कर सकते हैं। और नदी कुएं का पानी पीते हैं, नदी और कुएं का पानी पीते हैं। वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा सब्जी ही खरीद सब्जियां खाते हैं। वो बाहर से लाकर आई सब्जी और नहीं खाते, लेकिन जो अपने उसमें होता है, खेत में उगाया जाता है जो भी सब्जी अनाज, वो ही खाते हैं। और उसके घर कैसे होते हैं तो कि कच्चे होते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति, इन सब के बावजूद उनका जीवन है वो प्रकृति से एकदम नज़दीक होता है। और नगर के जीवन में बड़ी ही बनावटपन अधिकता दिखाई देती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं और वह कुएं का पानी नहीं पीते बल्कि वह नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा सब्जी फल खरीद कर खाते हैं, जो किसी भी केमिकल युक्त हो, केमिकल वाले हो या किसी भी प्रकार के गंदे पानी में उगाया गया हुआ। आजकल आप देख सकते हैं नेशनल जियोग्राफी में ऐसे कई भी आप देख सकते हैं कि कई ऐसे खेत है कि जहाँ पर गटर का पानी से ये अनाज सब्जी उगाए जाते हैं और कैसे ये गोभी है उसे प्लास्टिक के जैसे बनाया जाता है और कैसे भी इंजेक्शन देकर सब्जी को या फल को बड़ा किया जाता है और उसमें रंग डाले जाते हैं। वो सब आप जो नेशनल जियोग्राफी में आप देख सकते हो। ऐसे में अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं। वो नल का पानी पीते हैं और नगर की सड़कें पर वाहनों का हमेशा जहाँ तक गांव में शांति है, वहाँ नगर में, बड़े बड़े नगरों में क्या है तो कि हमेशा वाहनों की अवर जवर की ओर से शोर रहता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं और गांव के लोग, ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। वो लोगों में जितना गांव में शांति का वातावरण है, ऐसा शहर में नहीं है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर है।
और हमने देखे थे कि इस दोनों के चित्र में और वो इन दोनों गांव तथा नगर, इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है? किसी को गांव अच्छा लगता है, किसी को शहर अच्छा लगता है। तो कि इन सब के बावजूद नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यानी कि आप हम सबको नगर का जीवन ही पसंद है, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित हैं और प्रगतिशील है। गांव में इतनी बड़ी शिक्षा की सुविधा नहीं होती, आजकल तो हो गई है, पर पहले इतनी बड़ी शिक्षा नहीं थी, इतने सारे व्यवसाय उद्योग धंधे नहीं थी, और नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शिक्षक, शैक्षणिक कार्य योग्यता भी प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने ही गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही सबसे बड़े अधिक रुचिकर है। अब हम देखेंगे आगे। यहाँ तक हमने अगले वीडियो में देखा था। और तीसरा प्रश्न है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जीवन पीने के लिए योग्य नहीं है, ये हमने देखे थे, क्योंकि उसमें चारों ओर से ये कचरे उड़कर तालाब में गिरते हैं। लोग पशुओं को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, और सड़कों पर जो कचरे पड़े हुए वो पानी में पड़ते हैं, इसीलिए उसके पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। वो सारा पानी कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है, और इस दूषित पानी से हमें हैजा और आदि जैसी बीमारियाँ, कोलेरा है जैसी बीमारियाँ होती है, इसीलिए तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। और आगे का प्रश्न है कि विज्ञान, और तीसरा प्रश्न यह है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप? इस विषय पर कोई एक पक्ष में अपना विचार है वो बताइए। तो प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई देती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जीवन पर अपना बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्मों और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपकरण हैं। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही एक दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है कि मनुष्य जो भी चाहे वो कर सकता है। आसमान तक छू कर वहाँ पर टेलीस्कोप्स के माध्यम से वहाँ जो जो हो रहा है वो देख सकते हैं, वहाँ तक ज़मीन खरीद सकते हैं, जो भी ये विज्ञान की ही देन है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रखे वो ही विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के इस अनमोल वरदान के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लुटा रहा है। इतनी बड़ी ही विज्ञान ने टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है कि मानव आज धरती पर ही स्वर्ग जैसा सुख लूट लेता है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाशक के भी हमें दिए हैं। कि विज्ञान ने हमें ये अच्छी दिया है तो उसमें ये साथ साथ बुरी चीज़ें भी विज्ञान की ही देन है। एग्जाम्पल से बंदूक है, पिस्तौल है, परमाणु जो बम है वो भी विज्ञान के विनाश के ही साधन है। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इन टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसके साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि विज्ञान के अभिशाप भी है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। कि उतने जो अच्छे हैं उसके अभिशाप भी है उतने ही बुरे हैं, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यह है कि यदि विज्ञान न हो तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग थे।
जो विज्ञान की खोज नहीं होती तो मनुष्य जो वानर जाति थे उसमें ही पड़े रहते, जंगलों में जो मिलते थे कच्चे अनाज ही खाते थे, पक्के अनाज की सोच भी नहीं सकता था। जो बिजली की शोध हुई, टेलीफोन माध्यम से, आज इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आज दूर विदेश में बैठे व्यक्ति के साथ हम बात कर सकते हैं, में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल से आप जहाँ भी हो हम बात कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आज विज्ञान की ही देन है। इस बीमारी, महामारी की बीमारी में रसीकरण, टेक्नोलॉजी की जो साधन सामग्री है वो विज्ञान की ही देन है। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। जो वैज्ञानिक चीज़ें जो जिसने भी बाहर पाड़ी है, जिसने भी खोज की है, उसका हमें आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक की सुविधा प्राप्त हुई है। और उसके बाद का प्रश्न है कि कौन शक्तिशाली है, कलम है या तलवार? तो कलम लिखने का काम करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन शक्तिशाली है, कलम है या तलवार। तो कलम क्या काम करती है, तो कि कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध का काम करती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है। जो हम दिमाग में हो तो कलम लिख सकती है, अपने आप लिख सकती नहीं। जो हमारे विचार है वो व्यक्त कर सकती है। तो कि तलवार के साथ शारीरिक बल, जो हम कमज़ोर है, हम शारीरिक बल से जुड़े हुए नहीं है, तो हम ताकतवर नहीं है, तो हम तलवार नहीं चला सकते। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है और तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उसमें समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। जो कलम द्वारा लिखा गया होता है उससे समाज की सुख सुविधा, उसमें पढ़कर लोग अच्छे अच्छे विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो कि कलम से सुख शांति का प्रसार होता है, वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। जो बुरे लोग हो, डाकू हो या भी खूनी हो, वो कैसे चोर हो, वो जो अच्छी कलम से अच्छी किताब पढ़ेंगे तो उसमें विचारों में बदलाव आएगा। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा जो सत्यना प्रयोग है वो ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। उसने जो लिखा वो मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांसनी राज्यक्रांति रूसो, वोल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। जो उसके द्वारा लिखा गया था वो उसकी ताकत थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, परंतु उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। वो रक्षा कर सकती है परंतु कुछ समय तक ही। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। तलवार जो जब तक उसके चलाए न जाए उसकी शांति बनी रहती है, परंतु कलम युग युग जो लिखा गया है, बुक सत्य का प्रयोग है, ये शेक्सपियर की कोई पण घटना है, वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण है, वो युग युग तक लोगों को अच्छे विचार, अच्छी प्रेरणा देती रहेंगी। इसीलिए मेरे विचार में तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। कि तलवार और कलम में से कलम ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। थैंक यू।